अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। दोस्तों, द कैंटरबरी टेल्स जेफरी चौसर ने 1387 में लिखी थी और ये पोइम इंग्लिश सोसाइटी को ट्रूली डिपिक्ट करती थी। इस पोइम के तकरीबन 31 कैरेक्टर्स थे, जिनमें चौसर बजाते खुद ही शामिल था और एक होस्ट था, टैबर्ड इन का एक होटल का होस्ट था वो। लेकिन इस पूरी पोइम में जो हमें मिलते हैं कैरेक्टर्स वो 29 हैं, जिन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफीज शेयर की हैं, जिनको जेफरी चौसर ने अपनी इस पोइम में लिखा है। इस पोइम का प्रोलोग है जो कि एक अलग से है, अलग बुक फॉर्म में, वो अब हम पढ़ेंगे। प्रोलोग टू द कैंटरबरी टेल्स। But these 29 pilgrims are the true representative of 14th century English society. होता क्या है कि ये सारे करैक्टर्स एक पिलग्रिम्स की परफॉर्मेंस के लिए एक सफ़र करते हैं और एक इकट्ठे ही एक टैबर्ड इन में स्टे करते हैं। वहाँ पे ये बोरियत से बचने के लिए चौसर जो है वो इनको कहता है कि वो सारे अपनी अपनी ऑटोबायोग्राफी शेयर करें। तो फिर उनके लिहाज से उन्होंने जो बताया, जो चौसर ने उनको ऑब्जर्व किया, वो चौसर ने अपने इस पोइम में लिखा। तो सबसे पहले हमारे पास करैक्टर है द नाइट का। नाइट जो करैक्टर है वो उन चंद करैक्टर्स में से एक है जो अपनी बहादुरी और जुर्रतमंदी में एक आला मुकाम रखते हैं, और इसी वजह से चौसर ने इनको द नाइट को अपनी इस तमाम 29 जो करैक्टर्स हैं उनमें सबसे पहले इसको रखा है। द नाइट का करैक्टर एक रवायती फौजी जंगजू का है जो अपनी सलाहियतों की वजह से इंतहाई इज्जत की निगाह से देखा जाता है, और ये एक फौजी जनरल भी है। इसकी बहादुरी, दुनिया भर के सफर और इसकी अपने पेशे से, अपने प्रोफेशनल से वफादारी इसकी काबिलियत को बयान करती है। वो बहादुरी, इज्जत और नरमी, इसे बातें करना, शाइस्तगी और सच्चाई, ईमानदारी, दयानतदारी को वो पसंद करता है। वो एक रिलीजियस इंसान है और अभी अभी वो बहुत से गैर मुल्की जंगों से वापस आया है और घर जाने की बजाय सीधा इस मुकद्दस जगह की ज़ियारत के लिए जा रहा है। इसने अपने जंग आलूद कपड़े भी नहीं तब्दील किए, उसने उसका जो आर्मर है वो भी उसने अभी तब्दील नहीं किया और सीधा पिलग्रिम करने चला आया। ये इसकी रिलीजन से मोहब्बत जाहिर करती है। इसने 15 खौफनाक जंगें लड़ी हैं, जिनमें से 3 बार वो अपने रिलीजन के लिए लड़ा है, और हमेशा जंग जीत कर वो और ज्यादा शोहरत कमा कर आता है। और अपने शानदार कारनामों के बावजूद भी कभी भी उसने लोगों में बैठ के शेखी नहीं मारी, बल्कि वो अपनी जाती जिंदगी में हैरत अंगेज तौर पर बहुत नरम खो और शर्मीला और आजीज और बहुत ही नरम मिजाज का शख्स है। अब हमारे पास नेक्स्ट करैक्टर है इसमें द स्क्वायर का। ये स्क्वायर नाइट का बेटा है जो कि अभी जेर तरबियत है। नाइट वो भी सोल्जर बनने के लिए तरबियत ले रहा है, ट्रेनिंग ले रहा है। वो एक पुरजोश और जज्बाती किस्म का नौजवान है। इसके बाल जरा घुंघराले लिटों वाले हैं और स्क्वायर की उम्र 20 साल होने के बावजूद भी वो बहुत सी जंगों में अपनी महारत और बहादुरी दिखा चुका है। इतनी कम उम्र में भी वो बहुत अच्छी खासी शोहरत कमा चुका है। इसका जो ड्रेस है वो फूलों से उस पर कढ़ाई की हुई है। इसका जो मकसद खुदा को खुश करना नहीं बल्कि अपनी महबूबा का दिल जीतना है, मगर वो दूसरे लोगों के साथ बहुत नरमी से पेश आता है और दूसरों की मदद करके काफ़ी खुशी भी महसूस करता है। वो सारा दिन गाने गाता रहता है या बांसुरी बजाता है और पोइट्री भी करता है, जिसके लिए वो इंतहाई आला किस्म के अल्फाज का इंतखाब करता है। और द स्क्वायर जो है वो अपने बाप का बाअदब और खिदमत गुजार बेटा है। दोस्तों, द प्रोलॉग टू कैंटरबरी टेल्स बाय जेफरी चौसर में हमारे पास द नाइट और द स्क्वायर के बाद थर्ड करैक्टर है द ह्यूमन का। द ह्यूमन जो है वो द नाइट का एक मुलाजिम है, वो नाइट के ज़मीनों का इंचार्ज है। 14th सेंचुरी में जो छोटे जिम्मेदार लोग थे वो ह्यूमन कहलाते थे, उनको ह्यूमन के नाम से बुलाया जाता था, और जो अमूमन द नाइट जैसे बड़े लोगों की ज़मीनों की देखभाल किया करते थे। ह्यूमन को जंगल के तमाम मामलात में भी पूरी महारत थी। उसको जंगल में सर्वाइव करने के बहुत से तरीके आते थे, जिससे साबित होता है कि वो जंगलात की निगरानी भी करता था, और वो सब्ज रंग की टोपी और लिबास में मलबूस था, और मोर के खूबसूरत परों से उसने लैस था उसका ड्रेस। वो तीरंदाजी में भी बहुत महारत रखता था। इसके पास बहुत आला क्वालिटी के तीर थे। इसने गले में सेंट क्रिस्टोफर का लॉकेट पहन रखा था, जिससे जाहिर होता है कि वो रिलीजन और रूहानियत पर, मिस्टिसिज्म पर बहुत यकीन रखता है। वो मुख्तलिफ किस्म के हथियारों से लैस है और इसके पास एक आला मौसीकी भी है, एक म्यूजिक बजाने का एक इंस्ट्रूमेंट भी है, मगर इसके करैक्टर के बारे में और ज़्यादा कुछ भी बयान नहीं किया गया।
देन हमारे पास नेक्स्ट करेक्टर आता है द प्रोरेस का। द प्रोरेस रहबाओं के ग्रोह की इंचार्ज है। रहबा उसको कहते हैं जो कि फीमेल क्रिश्चियन रिलीजन में जो तबलीग करती है उसको रहबा कहते हैं। जो प्रोरेस है वो उन रहबाओं के ग्रोह की एक इंचार्ज है और बहुत बुलंद इज्जत व मर्तबा रखती है। वो उस दौर के 14th सेंचुरी के ज़्यादातर मजहबी रहनुमाओं की तरह दुनियावी अमूर में ज़्यादा दिलचस्पी रखती है। रियल में वैसे तो होता क्या है कि जो आप अगर आप पादरी हो, आप राहबा हो, तो आपका तो ज़्यादातर टाइम होना चाहिए अपने रिलीजन के लिए। लेकिन ये जो प्रोरेस थी इसका रिलीजन से दूर दूर तक कोई इतना ज़्यादा ताल्लुक नहीं था। वो जो वर्ल्डली प्लेयर में ज़्यादा उसकी दिलचस्पी होती थी। द प्रोरेस के साथ 3 और रहबाएं और एक पादरी सफर कर रहा है। प्रोरेस होने की बिना पर इसके मजहबी पहलुओं को उजागर किया जाना चाहिए था, लेकिन इसके ज़ाहरी रहन सहन के वो खाती किस तरह है, बोलती किस तरह है, दूसरों के साथ कैसे पेश आती है, ये सब बयान किया गया है। इसके मजहबी पहलुओं को बिल्कुल नहीं उजागर किया गया, बल्कि इसके जाहिर को उजागर किया गया है। ये सब बयान किया गया है कि वो जानवरों पर तो इतनी मेहरबान है कि अपने शिकारी कुत्तों को बुना हुआ गोश्त और दूध या रोटी खिलाती है और चूहों को भी तकलीफ में देखकर रो पड़ती है, लेकिन इंसानों के साथ इसका हुस्न सलूक का कोई जिक्र नहीं। होना तो ये चाहिए था कि 14th सेंचुरी में जब ब्लैक डेथ का एक एरा था, लोग ताउन की वजह से उनकी डेथ हो रही थी, एक वबा फैली थी जिसको आप ब्लैक डेथ कहते हैं, जैसे आजकल कोविड-19 है, तो वहाँ उस पर उसको लोगों के साथ अपना अच्छा सलूक करने की बजाय वो अपने जानवरों के साथ अच्छा सलूक कर रही थी। ये एक आयरनी बयान की गई है। ना ही इसकी इबादत और परहेजगारी का कोई जिक्र है, वो गिरजे में इबादत करती है या नहीं, इसका भी कोई जिक्र नहीं किया जेफरी चौसर ने। मगर वो इबादत के दौरान जो मजहबी तराने पड़ जाते हैं वो बड़े अच्छे अंदाज में गाती है, उसकी आवाज़ बहुत खूबसूरत है। और प्रोरेस ने एक ब्रोच पहन रखा है जिस पर लैटिन लैंग्वेज में लिखा है कि मोहब्बत सब कुछ फतह कर लेती है। प्रोरेस का करैक्टर इस वक्त के मजहबी मामलात पर शदीद तंज किया गया है। इसको जेफरी चौसर ने प्रोरेस के करैक्टर को लेके रिलीजियस मामलात में बहुत ज़्यादा स्टाइल लिखा है। सो दोस्तों, द प्रोलॉग टू कैंटरबरी टेल्स में पहले 6 करैक्टर्स के बाद हमारे पास 7th करैक्टर है द मर्चेंट का। जो 29 पिलग्रिम्स थे उनके साथ एक ये ताजर भी था, मर्चेंट भी था, जो रंग बिरंगे कपड़े पहने घोड़े पर ऊंचा बैठा था। वो सर पर कीमती कपड़े की दस्तार पहनता था जिसको हम पगड़ी भी कहते हैं, और जूते भी बहुत अच्छे तरीके से बांधता था। मर्चेंट जो है वो मुकम्मल संजीदगी और दलाइल के साथ बोलता, हमेशा लोगों को अपनी बातों से वो कन्विंस कर लेता था। मर्चेंट हमेशा अपनी आमदनी बढ़ाने के मुताल्लिक ही सोचता रहता था और वो किसी भी कीमत पर समंदर खरीदना चाहता था। वो फ्रेंच से चीज़ें खरीदता और उन्हें फिर बेचता। वो मर्चेंट तमाम इंतजामात इस कदर शहाना अंदाज में करता था कि कोई जान भी नहीं सकता था कि वो मकरूज है, उसके सर पर हज़ारों का कर्जा है, लेकिन वो दिखावे के लिए बहुत ज़्यादा खर्च करता था, फजूल खर्च था। वो माल खरीदने और बेचने में इंतहाई माहिर आदमी था और इस दी मर्चेंट को भी चौसर एंड में तंजिया तौर पर बहुत काबिल एहतराम करार देता है। देन हमारे पास नेक्स्ट करैक्टर 8 करैक्टर है द क्लर्क का, द क्लर्क ऑफ ऑक्सफोर्ड। उनके साथ ऑक्सफोर्ड का एक क्लर्क भी था जिसने अपनी जिंदगी को तवील अरसा से मंतक के लिए वक्फ कर रखा था। इसका घोड़ा भी दुबला पतला था लेकिन बनावटी और संजीदा था। इसका छोटा चोगा मुकम्मल फटा हुआ था। जो चोगा उसको कहते हैं ऊपर पहनने का लिबास एक लंबा सा क्लक होता है, क्योंकि उसने अभी तक कोई दुनियावी फायदा नहीं उठाया था, यानी इसे मालो दौलत कमाने का कोई लालच नहीं था। इसे अपने सरहाने, अपने बेड के सरहाने अरिस्टोटल की हिकमत की जो 20 सुर्खो स्याह जिल्द वाली किताबें रखना बहुत पसंद था। मगर वो एक फिलासफर था जिसने अपने दोस्तों से कुछ सोना उधार ले रखा था जिससे वो इल्म सीखने और किताबों पर खर्च करता था। क्लर्क जो है वो एक अच्छा करैक्टर है। वो इखलास से रूहों के लिए दुआ करता और इनके लिए भी जो इस स्टडी के लिए वसाइल फराहम करते, और वो नहायत तवज्जो और एहतियात से स्टडी करता और दूसरों से शाइस्तगी से पेश आता। क्लर्क जो है वो बिला वजह नहीं बोलता था, फजूल नहीं बोलता था। उसकी जो स्पीचेस हैं वो नेकी और इखलाक के बारे में होती थी और वो नहायत मुनासिब अल्फाज पर मुश्तमिल थी और खुशी से वो सीखता और इल्म सिखाता था। क्लर्क भी चौसर के वन ऑफ फेवरेट करैक्टर्स में से एक था। सो दोस्तों, द प्रोलॉग टू कैंटरबरी टेल्स बाय जेफरी चौसर में हमारे पास पहले 4 करैक्टर के बाद नेक्स्ट करैक्टर 5th करैक्टर आता है द मंक का। मंक का करैक्टर भी रिलीजियस करैक्टर्स की बदकिरदारी और बदउनवानी को जाहिर करता है। रिलीजियस करैक्टर जिनसे सिर्फ इबादत गुजारी और मजहबी किताबें पढ़ने की ही उम्मीद हो सकती है, मगर चौसर के बयान करदा मजहबी करैक्टर सिर्फ गैर मजहबी मशागल में खूब दिलचस्पी लेते हैं।
दिमंत ने तो तमाम हदें ही पार कर ली। वो ना तो मजहब और ना ही मुकद्दस किताबों में कोई दिलचस्पी रखता है, बल्कि वो हॉर्स राइडिंग और शिकारी कुत्ते पालने का इसे बहुत शौकीन है। हालांकि रिलीजन में अगर आप मंक हो तो आपको शिकार करने की इजाज़त नहीं है, आपको घुड़सवारी की इजाज़त नहीं है, हॉर्स राइडिंग की इजाज़त नहीं है, लेकिन उसने ये सब अपने शौक पाल रखे हैं। सबसे बढ़कर के ये मंक जो है वो इन मजहबी ज़ाब्तों और मुकद्दस बुक्स की जो आयात के बारे में खुल्लम खुला नफरत का इजहार करता है, जिनमें राहबों को कहा गया है कि वो अलग थलग होके अलग थलग रहें, हदायत दी गई है जिनमें, लेकिन ये इसकी बहुत ज्यादा मजम्मत करता है। दिमंक वो काम करना पसंद करता है जिसकी मजहब में मना किया गया है, जिस काम करने से रिलीजन में जिस काम को मना किया गया है कि आपने नहीं करना, दिमंक वही काम बहुत ज़ोको शौक से करता है। और जो चौसर है वो तंजिया तौर पर कहता है कि मेरे मुताबिक इसकी राय दुरुस्त है। देन हमारे पास 6 करैक्टर आता है द फ्रायर का। ये करैक्टर जो है वो एक इन तमाम 29 जो करैक्टर्स हैं प्रोलॉग टू कैंटरबरी टेल्स में, वो उनमें सबसे ज़्यादा खुशबाश और मौज मस्ती करने वाला एक मलंग सा राहब है, वो भी एक मंक सा है। वो अपने इलाके का लाइसेंस याफ्ता बेगर और सोसाइटी का एक बाइज्जत आदमी है। यहाँ इसके स्टेटस पर बहुत गहरा तंज किया गया है, यानी कि उसको अपने इलाके का लाइसेंस मिला हुआ है कि वो बैगिंग कर सकता है, भीख मांग सकता है, और सोसाइटी में उसको एक बड़ी इज्जत दी गई है। अब जो है दी फ्रायर वो इंतहाई चिकनी चपड़ी बड़े मक्खन लगा के बातें करता है। पहले तो नौजवान लड़कियों से वो उनसे फ्लर्ट करता है, फिर अपनी जान छुड़वाने के लिए अपने पास से उन्हें रकम देकर उनकी शादी करवा देता है। वो पूरे इलाके के जागीरदारों और मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन जो हैं उनमें बहुत ज़्यादा फेमस है। फ्रायर जो है वो ज़ाती असर रसूख की वजह से इलाके भर में नायब पादरी से भी ज़्यादा बाइख्तियार है। वो अपनायत बड़े अंदाज में गुनाहों का इतराफ़ सुनता है, फिर बड़े खुशगवार अंदाज में उनके गुनाहों की बख्शिश का ऐलान करता है और बदले में उनसे कफ़ारे की मद में पैसे वसूल करता है, और इस बात का प्रचार भी करता है कि इंसान को अपने गुनाहों पर पशेमान होना चाहिए, शर्मिंदा होना चाहिए, और रोने और इबादत करने की बजाय ये चाहिए कि वो गरीब मजहबी जो फ्रायर्स हैं, जो बैगर्स कहा जाता है फ्रायर्स को, उनको चांदी के सिक्के दिया करें। 14th सेंचुरी में जो बैगर्स हैं उनको फ्रायर कहा जाता था, तो ये फ्रायर भी इसके नाम से ही जाहिर होता है कि ये एक बैगर था। अब वो कहता है कि जो छोटे बैगर्स हैं उनको चांदी के सिक्के दिया करें, अमीर लोगों को ये कहता है। वो खूबसूरत औरतों को तोहफे में सजावटी जो हेयर पिन्स हैं, सुइयां हैं और चाकू वगैरह दिया करता था। इसकी आवाज़ बहुत खूबसूरत थी और वो एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बहुत अच्छे से बजाता था। फ्रायर जो है वो गाने गाकर लोगों से इनाम वसूल करता था, और वो जो बैगर्स खवातीन फ्रायर फीमेल्स खवातीन जो हैं, फीमेल कह रही हूँ, जो खवातीन की बजाय शराब खानों और सराय के जो इंज होते हैं वो उनके मालकान और वहाँ काम करने वाली खवातीन से ताल्लुकात बहुत उसके अच्छे होते थे, क्योंकि ये इसके लिए ज़्यादा मौजू और मुनाफा बख्श था, और वो भीख मांगने में इंतहाई माहिर था कि वो गरीब बेवा से भी एक सिक्का तो निकलवाने में कामयाब हो ही जाता था। मतलब वो फ्रायर इतना पेशावर था। इसकी जो ऊपर की आमदनी तनख्वाह से कहीं ज्यादा थी, वो दिखावे के लिए थोड़ा ततलाक और बोलता, जिसको हम कहते हैं ना कि ये जी तोतला बोलता है, वो ऐसे करता था और खुद को ह्यूबड़ कहलवाना ज्यादा पसंद करता था। फ्रायर का करैक्टर भी मजहब पर शदीद तंज है कि वो मजहबी मामलात में उनको सुलझाने की बजाय गुनाह में ज्यादा वो लज्जत महसूस करता है, और गरीबों को भी बहुत वो एब्यूज करता है। सो फ्रेंड्स, द प्रोलॉग टू कैंटरबरी टेल्स में पहले 15 करैक्टर्स के बाद हमारे पास नेक्स्ट करैक्टर 16 करैक्टर है दी पार्सन का। पार्सन एक नेक और मिसाली शख्सियत है। वो हज़रत ईसा और इनके 12 हवारियों की तालीमात की तबलीग करता है। वो एक मेहरबान इंसान है, वो एक अलीम और मजहबी शख्स है, उसको बहुत ज़्यादा रिलीजन का नॉलेज है। वो लोगों को दिल से तालीम देता है और अपनी आमदनी और ज़ाती मलकियत से वो लोगों की मदद करता है, और वो मुसीबतों में भी सब्र और शुक्र करता है। द पर्सन मुश्किल में किसी की मदद करने से कभी नहीं घबराता, चाहे बारिश हो या तूफान। वो लोगों के लिए बाइबल की एक बाअमल मिसाल है। वो कहता है कि अगर मजहबी रहनुमा ही इस गंदगी का शिकार हो जाए तो आम लोगों का क्या होगा। लिहाजा एक पादरी को अच्छी मिसाल ही पेश करनी चाहिए, इसे बेड़ों की बेहतरीन रहनुमाई करनी चाहिए। मतलब कहते हैं ना कि ताकि कोई भेड़िया इन्हें भटका ना दे। भेड़ों से मुराद यहाँ चौसर ने लिया है कि नेक और अच्छे लोग। तो द पर्सन का ख्याल है कि भेड़ों की, नेक और अच्छे लोगों की और बेहतर से रहनुमाई करनी चाहिए, ताकि कोई भेड़िए से मुराद यहाँ जेफरी चौसर ने लिया है कोई
बुरा इंसान, बुरा शख्स, तो कोई भेड़िया इन अच्छी भेड़ों को भटका ना दे। और वो खुद द पर्सन अगरचे पाक और नेक था, मगर वो जो गुनाहगार लोगों से नफरत नहीं करता था, बल्कि गुनाह से नफरत करता था। उसको गुनाहगार लोगों से नहीं, उनके गुनाह से नफरत थी, और लोगों को वो इस्लाह और तरबियत करता था उनकी। अपनी तबलीग में वो समझदार और मेहरबान था, और जोशीली और वो ड्राउनी हॉरर किस्म की स्पीचेस नहीं करता था, बल्कि दयानतदारी से वो लोगों को जन्नत की जानिब राग़िब करता था। अच्छी मिसालें इस्तेमाल करता, लेकिन अगर कोई शख्स जिद्दी हो तो वो इसे मौका पर ही डांट पिला देता। वो मजहबी रहनुमाओं की एक बेहतरीन मिसाल है दी पर्सन। देन हमारे पास नेक्स्ट 17th करैक्टर है दी प्लोमैन का। प्लोमैन एक किसान था जो कि पार्सन का भाई था। वो एक अच्छा मेहनत कश इंसान था जो पुरअमन और मुकम्मल सखावत की ज़िंदगी बसर कर रहा था। वो खुदा से दिल की गहराइयों से मोहब्बत करता और हर हाल में गॉड का थैंक्स करता और इनसे मोहब्बत का इजहार करता। वो अपने नेबर से भी मोहब्बत करता और हर वक्त गरीबों की मदद के लिए तैयार रहता। ऐसा वो सिर्फ खुदा की मोहब्बत में करता था। वो अपनी ज़मीन पर मेहनत से हल चलाता और अपनी ज़राई और मजहबी टैक्स पूरी ईमानदारी से अदा करता था। किसान का करैक्टर इन चंद एक अच्छे करैक्टर्स में से है जिनमें कोई इखलाकी या करैक्टरलेस होने की कोई खामी नहीं पाई जाती। सो दोस्तों, अब हम आते हैं अपने 8 करैक्टर की तरफ। द प्रोलॉग टू कैंटरबरी टेल्स का 8 करैक्टर्स के बाद 9th करैक्टर की तरफ आते हैं, जो कि है द सर्जेंट ऑफ लॉ। उन 29 पिलग्रिम्स में एक बहुत होशियार और अक्लमंद कानूनदान भी था, कानून बनाने वाला, लॉ बनाने वाला भी था, जो बहुत ही माहिर और समझदार और इज्जत वाला था। उसका नाम तो नहीं बताया गया, लेकिन उसको द सर्जेंट ऑफ लॉ बुलाया जाता था। वो बहुत मुनासिब अल्फाज का इस्तेमाल करता। वो काउंटी की अदालत में एज ए जज काम करता रहा था। इसे अपने नॉलेज से ज़्यादा शोहरत की वजह से इसका मुआवजा बहुत ज़्यादा था। अपने नॉलेज की वजह से, उसके पास जो इल्म था उसकी वजह से उसको शोहरत मिली थी, और फिर उसको उजरत भी बहुत ज़्यादा मिलती थी। उसके पास बहुत से ड्रेसेस थे, लेकिन इस जैसा अजीम खरीदार कहीं नहीं था, क्योंकि इसकी खरीदी हुई ज़मीन के कागजात में से कोई किसी भी किस्म की गलती नहीं निकाल सकता था। इसे हर कानून ज़ुबानी याद था, क्योंकि शाह विलियम के ज़माने से वो तमाम फैसले और मुकदमात देख रहा था। सो कानूनी जो हैं टर्म्स को नई शक्ल देकर वो एक न्यू लॉ तश्कील दे देता, लेकिन इसकी तहरीर से कोई गलती नहीं निकाल सकता था। लेकिन द सर्जेंट ऑफ लॉ की इस एक खूबी चौसर ने बहुत खूबसूरती से बयान की कि वो जितना मसरूफ़ हकीकतन था, इससे कहीं ज़्यादा मसरूफ़ वो दिखाई देता था। देन हमारे पास नेक्स्ट करैक्टर 10th करैक्टर है द फ्रैंकलिन का। फ्रैंकलिन की जो है उसका करैक्टर है, उसकी जो दाढ़ी है, उसकी जो बियर्ड है, उसके डेजी के फूल की तरह सफ़ेद थी। वो बहुत खुश मिजाज और पुरएतमाद आदमी है। वो फ्रैंकलिन जो है वो ऐश परस्ती पर यकीन रखता है कि बस खाओ पियो ऐश करो, और उसके नज़दीक जिस्मानी खुशी हासिल करना ही असल मकसद हयात है। वो अपने इलाके का सेंट जूलियन है और इंतहाई खुश खुराक आदमी है, और एक आला किस्म के शराब खाने का मालिक समझा जाता है, जिसकी शराब हमेशा उम्दा क्वालिटी की होती है। फ्रैंकलिन के घर में हमेशा गोश्त का ज़ख़ीरा हर शक्ल में मौजूद होता है। इसके अलावा शराब का ज़ख़ीरा भी मौजूद रहता है, वो अल्कोहल का, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा शौकीन है, तो ज़ाहिर है अपने शौक़ के मुताबिक उसके पास बहुत सी क्वालिटी मौजूद होगी, बहुत ग्रेट क्वांटिटी में। इसके खाने मौसमों के मुताबिक चेंज होते रहते थे, और वो तफरी का सामान भी वो मौसम के मुताबिक तब्दील करता रहता था। जैसे ही वेदर चेंज होता तो उसकी जो डिशेस हैं खाने पीने में वो भी चेंज हो जाती, उसके एंटरटेनमेंट का सामान भी चेंज हो जाता। इसका खाना हमेशा आला किस्म के मसालों से तैयार होता है, वरना वो अपने कुक को बहुत सख्त सजा देता है। और वो अपने साथ एक मिल्की सफ़ेद खंजर रखता है, और अक्सर अपने इलाके में नाइट के तौर पर काम सर अंजाम देता है और मुख्तलिफ मामलात की सदारत भी करता है। सो फ्रेंड्स, द प्रोलॉग टू कैंटरबरी टेल्स के बहुत सारे पहले करैक्टर्स के बाद हमारे पास 14th करैक्टर आता है द डॉक्टर ऑफ फिजिक्स, द डॉक्टर ऑफ मेडिसिन का। डॉक्टर ऑफ फिजिक्स बहुत काबिल शख्स है, मगर अजीब बात यह है कि उसके तरीका इलाज की बुनियाद इल्मे फल्कियात पर है कि वो सितारों के हाल चाल देख के फिर मरीजों का इलाज बताता है।
وہ ہر قسم کی بیماری کی تشخیص اور علاج بخوبی اور بآسانی کر لیتا ہے. کام جلدی نپٹانے کے لیے اس نے پہلے ہی کئی کیمسٹ تیار رکھے ہوتے ہیں جو اس کے پرسکرپشن کے مطابق فوراً سے میڈیسن تیار کر دیتے ہیں. اس نے دی ڈاکٹر آف فزکس نے تمام قدیم جو پرانے ڈاکٹرز حکیم وغیرہ ہیں ان کی بکس کا مطالعہ کر رکھا ہے، لیکن بائبل کا مطالعہ اس نے بہت کم کیا ہے. ڈاکٹر آف فزکس ایک کنجوس آدمی ہے. اس نے طاعون کی وبا پھیلنے کے زمانے میں کافی دولت جمع کر رکھی ہے اور وہ خود غرض ڈاکٹر معلوم ہوتا ہے. یہاں پھر بلیک ڈیتھ کا ذکر آتا ہے. بلیک ڈیتھ اس کو کہتے ہیں جب طاعون کی بیماری کی وجہ سے وبا پھیلنے سے بہت سے انسانوں کی جان چلی گئی تھی 14 سینچری میں. تب اس ڈاکٹر آف فزکس نے بہت دولت جمع کی تھی. وہ ایک خود غرض ڈاکٹر معلوم ہوتا ہے کیونکہ اسے غریبوں سے کوئی ہمدردی نہیں. اس کی بجائے وہ اپنی جو رقم ہے وہ سنبھال کر رکھتا ہے اور سونا جمع کرتا ہے کیونکہ اس کے مطابق گولڈ جو ہے وہ دل کے لیے بہت اچھا ہے، اس لیے وہ خاص طور پر گولڈ سے بہت محبت کرتا ہے. دین فرینڈز ہمارے پاس نیکسٹ کریکٹر ہے دی وائف آف باتھ کا. وائف آف باتھ کا کریکٹر بہت انٹرسٹنگ ہے. یہ ان زائرین میں سے صرف وہی واحد عورت ہے جو شادی کر سکتی ہے اور اس سہولت کا اس نے اچھے سے فائدہ اٹھایا ہے. وہ کئی شادیاں کر چکی ہے اور بہت سے اس کے ینگ ایج میں اس کے بہت سے افیئرز رہے ہیں. وہ اس کے علاوہ وہ ایک اچھی گھڑ سوار ہے، ہارس رائڈر ہے اور دور دراز علاقوں کا سفر کرنے کی شوقین ہے. وہ ایک بہت اچھی ڈریس ڈیزائنر بھی ہے اور اس کام میں اتنی ماہر ہے کہ فیشن ڈیزائننگ میں مشہور ترین شہروں کے ماہرین کو بھی اس نے مات دے رکھی ہے. ان سب کو اس نے دی وائف آف باتھ نے پیچھے چھوڑ رکھا ہے. اس کے علاوہ وہ بہت نخریلی عورت ہے اور وہ چڑھانے کے لیے وہ سب سے پہلے جانا پسند کرتی ہے، لیکن اگر کوئی دوسری عورت اسے پہلے وہاں جانے کی جرت کرے تو وہ غصے میں آ جاتی ہے. چوسر تنزیہ طور پر اسے ایک اچھی بیوی اور ایک اچھی عورت قرار دیتا ہے کیونکہ اس کا کریکٹر اچھا نہیں ہے اور وہ محبت پر درد کا علاج خوب جانتی ہے کیونکہ وہ خود بھی اس قدیم کھیل کی ماہر ہے. یہ سب چوسر نے اس کو تنزیہ طور پر کہا ہے. لوگوں کے اس موجودگی میں وہ خوب بولتی ہے، مکھن لگا کے بولتی ہے جس کو کہتے ہیں نا، وہ ایسے باتیں کرتی ہے. اس کی جو ٹیتھ کے درمیان ایک سپیس ہے، خلا ہے، اور وہ راہباؤں جیسا ایک مخصوص سکارف پہنتی ہے. سو فرینڈز دی پرولوگ ٹو کینٹربری ٹیلز بائی چوسر میں جو پہلے 10 کریکٹرز کے بعد جیفری چوسر نے جن کریکٹرز کو بیان کیا ہے وہ ہیں دی 5 گلڈز مین. ان 5 آدمیوں کو اکٹھا ہی اس نے بیان کیا ہے چوسر نے. یہ ہیبر ڈیشر سلائی کی چھوٹی چھوٹی چیزیں بیچنے والا، ایک بڑھئی ہے، ایک کپڑا بننے والا ہے، ایک رنگ ساز ہے اور ایک درزی ہے. یہ سب ایک ہی جیسے یونیفارم میں ملبوس تھے اور آپس میں بہت یونائٹڈ تھے، بہت محبت سے رہتے تھے اور ان کے جو ڈریسز وغیرہ ہیں وہ بالکل نیو تھے. یہ 5 کے 5 جو ہیں وہ بہت زیادہ عقل مند تھے اور بہت سے جائیداد اور آمدنی کے مالک تھے. ان کی انکم بہت زیادہ تھی. ان کی بیویاں بھی ان سے بہت خوش تھیں جو اپنے آپ کو میڈم کہلوانا پسند کرتی تھی. ان کے لباس شاہی نوکروں کے ذریعے اٹھوائے جاتے تھے. یہ سب کریکٹر چوسر کے زمانے کی سوسائٹی کی بہترین عکاسی کرتے ہیں. دین ہمارے پاس نیکسٹ کریکٹر ہے دی کک کا. ان 29 پلگرمز کے ساتھ ایک کک تھا، باورچی تھا جو کھانا پکانے میں ہر طرح سے مہارت رکھتا تھا. وہ ہر قسم کے نوع اقسام کے کھانے بہترین ذائقوں کے ساتھ تیار کرتا تھا. چکن کی مختلف ڈشز اسے سبزیوں یا چاولوں کے ساتھ بنانا، ابالنا، روسٹ کرنا اور فرائی کرنا دی کک کو اچھے طریقے سے سب کچھ آتا تھا. وہ بہترین ذائقے کا سوپ اور عمدہ پائی بیک کرتا تھا اور اسے لندن کی تیز ترین الکوہل کا ذائقہ اچھی طرح سے معلوم تھا. مگر ایک افسوسناک بات یہ تھی کہ اس کی جلد پر، اس کی سکن پر کینسر کے جیسے زخم تھے. یہ بھی چوسر کے طنز کی ایک بہترین مثال ہے. دین ہمارے پاس نیکسٹ کریکٹر ہے دی شپ مین کا. جہاز چلانے والے کو شپ مین کہتے ہیں. وہ ایک بہت ماہر شخص ہے جس نے بہت حوصلہ مندی اور بہادری سے بہت سے طوفانوں کا مقابلہ کیا ہے. اس کی مہارت اتنی ہے کہ سمندر کے مد و جزر کے اوقات، کشش شکل کے اوقات، تیز ہواؤں کے رخ اور خطروں کا وہ بہت درست اندازہ لگاتا ہے اور وہ ارد گرد کی تمام بندرگاہوں کا ان کی لوکیشن سے اچھی طرح سے واقف ہے. مگر بائی نیچر وہ ایک بے ایمان اور جرائم پیشہ شخص ہے. جب اس کے جہاز کے مسافر تاجر سو جاتے ہیں تو وہ ان کی الکوہل چوری کر کے پی لیتا ہے اور اپنی اس حرکت پر ذرا بھی نادم نہیں ہوتا.
सफर के दौरान अगर किसी से झगड़ा हो जाए तो वो उसे समंदर में फेंक देता है। अगर वो तैरना जानता हो तो बच जाता है, वरना डूब के मर जाता है। और जहाजरान चौसर के मुताबिक, द शिपमैन चौसर के मुताबिक एक अच्छा आदमी है। ये जो उसने चौसर ने उसको एक अच्छा आदमी बोला है, यहाँ भी चौसर ने गहरे तंज का तंज किया है उस पे। फ्रेंड्स, प्रोलॉग टू कैंटरबरी टेल्स में 17th करेक्टर के बाद अब हमारे पास 18th करेक्टर है दी मिलर का। चक्की वाला मिलर एक सेहतमंद, एक देहाती इंसान है और जिस्मानी तौर पर वो इंतहाई मजबूत शख्स है। वो कुश्ती के मुकाबले में हमेशा इनाम ज़रूर जीतता था। वो इतना पावरफुल है कि दरवाज़ा वो उसके कब्ज़ों समेत उखाड़ सकता है या इसे जानवरों की तरह टक्कर मारकर तोड़ सकता है। ये एक मिलर इतना पावरफुल शख्स है, मतलब एक पहलवान किस्म का इंसान है। देखने में वो एक खौफनाक शख्स दिखाई देता था जिसका मुंह बट्टी की तरह चौड़ा है और दाढ़ी चौड़ी और लोमड़ी या पिग की तरह सुर्ख है और नाक पर बालों से भरा हुआ एक मस्सा है जिसको कहते हैं बालों का एक पैच है। वो एक धोखेबाज और बेईमान चक्की वाला है जो लोगों से 3 गुना ज्यादा उजरत वसूल करता है, बल्कि इनका अनाज भी चुराता है। वो बहुत बातूनी है और हर वक्त गुनाह और बदकारी के मुतालिक बातें और जिस्मानी हरकतें करता रहता है। मिलर जो है वो सफ़ेद कोट और नीली जर्रा पहनता है और हैरत की बात यह है कि वो पाइप बहुत अच्छी बजाता है और वो जो पिलग्रिम्स में सबसे आगे चलता है। देन हमारे पास 19 करेक्टर है द म्युनिसिपल का। द म्युनिसिपल एक दरबारी सराय का खान सामा है, एक बुटलर है, एक दरबारी इन का जो बाजार से खाने पीने की अशिया खरीदने में बहुत माहिर है। वो सौदा खरीदते वक्त हमेशा होशियार रहता है और अच्छी तरह से सौदेबाजी करता है, भावताऊ अच्छी तरह से कर लेता है द म्युनिसिपल। वो खरीदारी के तमाम मामलात में दूसरों से सबकत ले जाता है। ये बुटलर इन अनपढ़ होने के बावजूद इन 30 माहिर कानूनदान और पेशा वराना महारत रखते हैं, उन सबसे ज़्यादा चलाक और माहिर है। वो इंतहाई अक्लमंद इंसान को भी बेवकूफ़ बना सकता है द म्युनिसिपल। गर्ज म्युनिसिपल अकल के मामले में सब पर सबकत ले जाता है। देन हमारे पास 20th करेक्टर है द रीव का। रीव एक बहुत बड़ी ज़राई ज़मीन का दरोगा है, उनका निगरान है ज़मीनों का। इसकी टांगें छड़ी की मानिंद पतली हैं और वो एक दुबला पतला इंसान है जिसके बाल कानों तक तराशे हुए हैं। वो अपने मालिक का बहुत फेवरेट है मगर वो उसे धोखा भी देता है अपने मालिक को। रीव जो है इसका मालिक एक कम उम्र आदमी है जिसने अपनी तमाम ज़मीन और माल मवेशी इसके हवाले कर रखे हैं रीव के। और जो रीव है वो अब चुपके चुपके बहुत सी दौलत और अनाज का मालिक बन बैठा है और अपने मालिक से बेहतर ज़मीन खरीद सकता है। वो अपने मालिक को ज़रूरत पड़ने पर इसके ही पैसे से रकम उधार देता है और इंतहाई चालाकी से इनाम भी वसूल करता है। इसके पास एक आलीशान घर और बहुत बड़ी वसीओ अराजी है, अराजी कहते हैं ज़मीन को। वो दूसरे लोगों के साथ बहुत बदमिजाजी से पेश आता है। रीव अपने काम, चालाकियों और दावपेच में इतना माहिर है कि कोई भी इसकी गलती नहीं निकाल सकता। सब इससे काली मौत या ब्लैक डेथ या ताउन की मानिंद डरते हैं। ब्लैक डेथ से जैसे लोग उस ज़माने में 14th सेंचुरी में डरे थे, वो रीव से भी ऐसे ही डरते हैं। और वह दूसरों के माल मवेशी और अनाज वगैरह का मुहाफिज होने के बावजूद इंतहाई धोखाधड़ी और फ्रॉड से काम लेता है। रीव का करैक्टर भी सोसाइटी की बेहतरीन अक्कासी करता है कि किस तरह ताकतवर जो हैं वो कमज़ोरों को एब्यूज़ करते हैं। फ्रेंड्स, प्रोलॉग टू कैंटरबरी टेल्स में पहले 20 करैक्टर्स के बाद हमारे पास 21st करैक्टर है द समनर का, यानी कि समन देने वाला, गुनाहगारों को अदालत में तलब करता है ताकि वो पेश होकर सजा पा सकें। समनर का चेहरा इंतहाई खौफनाक सुर्ख है, रेड है, क्योंकि वो चंबल ज़दा है। चंबल का पौधा कहते हैं ना, कैसे वो सुर्ख होता है वैसे ही उसका चेहरा है। और वो कील महासों से भरा हुआ है। कोई दवा या मरहम ऐसी नहीं जो इसके जिल्द की बीमारी का इलाज कर सके। बच्चे इसकी खारिश ज़दा शक्ल का, काली आईब्रोज और छिली हुई स्किन देखकर डर जाते हैं। तेज अल्कोहल पीने के बाद वो पागलों की तरह चीखने चलाने लगता है और वो नशे की हालत में सिर्फ 2-3 लैटिन टर्म्स की तकरार करता रहता है जो इसने अदालती फैसलों के दौरान सीख रखी हैं। लेकिन अगर कोई शख्स इसकी काबिलियत का अंदाज़ा लगाना चाहे तो वो बिल्कुल जाहिल साबित होता है। जेफरी चुसर इसे एक मेहरबान और शरीफ बदमाश कहता है क्योंकि वो ज़रा सी शराब के बदले अपने जानने वालों को गिरवी रखने की इजाज़त दे देता है और अकेला पाकर किसी को भी ठग लेता है।
वो लोगों को मशवरा देता है कि वो रकम देकर हर गुनाह की बख्शिश खरीद सकते हैं। वो नौजवान लड़कों और लड़कियों को ब्लैकमेल भी करता है और इन्हें मशवरे भी देता है कि वो किस तरह गुनाह के बाद सजा से बच सकते हैं। देन हमारे पास 22nd करेक्टर है द पार्टनर का। द पार्टनर एक शरीफ माफी नामा बेचने वाला भी था। ये समनर के साथ ही द पार्टनर है, ये दोनों इकट्ठे हैं। द पार्टनर जो है अब वो माफीनामा बेचने वाला एक शरीफ सा इंसान है और वो ऊंची आवाज़ में गाने गाता और गाने गाकर लोगों से खूब पैसे बटोरता। इसके बाल मोम की तरह ज़रा जर्द और नरम और हमवार थे और वो लिटों की सूरत लटके हुए थे। वो नंगे सर सफ़र करता है और अपने साथ बहुत सारी मोतबर चीज़ें रखता है, जिसको हम तबरकात कहते हैं ना, वो इस तरह की चीज़ें रखता है ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा दौलत कमा सके। यही इसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा मकसद था कि चाहे जाली बख्शिशनामे बेचकर या लोगों के मजहबी अकायद से नाजायज़ फ़ायदे उठाकर वो इनसे बस किसी तरह रकम बटोर ले, और वो ये काम करता था। सेंट पेल्स्टर की कश्ती के बादबान का टुकड़ा, धाती सलीब और हजरत मरियम का नकाब और पिग की हड्डियां दिखाकर वो गरीबों को बेवकूफ़ बनाता और इनसे इतनी रकम निकलवा लेता जितनी के वो शख्स 2 माह में कमाता। वो अपनी चर्ब जुबानी और चालबाजी से लोगों को धोखा देता और इसके बावजूद इसको इंतहाई नेक समझते थे सारे लोग। वो कलीसा का सच्चा खिदमतगार इसको समझते थे। लोगों को ज़ाहिर पता नहीं था पार्टनर की हकीकत का, शक्ल से तो वो बहुत शरीफ लगता था और कोई भी इसकी असलियत नहीं जानता था, जैसे कि मुझे भी नहीं पता चली। मैंने भी पहली लाइन पढ़ के कहा पर चलो जी कोई शरीफ करेक्टर आ गया, सॉरी टू से बट नॉट। देन हमारे पास लास्ट करेक्टर 23rd करेक्टर दी होस्ट का है। दी होस्ट टैबर्ड इन का होस्ट है, एक खुश अखलाक आदमी है जिसने हर एक को खुले दिल से खुश आमदीद कहा और शाम का एक खाना फ़ौरन लगवा दिया। इसने बेहतरीन खुराक और आला अल्कोहल पेश की। वो बहुत पुरवकार आदमी था जिसकी आंखें चमकदार थीं। सारे इलाके में इससे अच्छा कोई आदमी न था। अपनी तकरीर में बेबाक, अक्लमंद और समझदार था। इसकी जो भी राय हो सब हंसी खुशी मान लेते क्योंकि वो मुनासिब तरीके से बात करता। दी होस्ट की मेहमान नवाजी और महारत इस बात से जाहिर होती है कि इसने मुख्तलिफ तबका ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले तमाम लोगों को किस तरह खुश और पुरनज़म तरीके से रखा हुआ था। इसने सफ़र की तमाम शराइत बयान की जिस पर सब राज़ी हो गए। दी होस्ट की गुफ्तगू भी इंतहाई मुनासिब होती है जिससे तमाम लोग मुतमिन हो जाते हैं, वर्स इसकी शख्सियत हर लिहाज से बेहतरीन है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे द प्रोलॉग टू कैंटरबरी टेल्स के तमाम करैक्टर्स का हमने जायज़ा ले लिया। मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़। एंड before that, do subscribe this channel and press the bell icon for more updates. Thank you. Allah Hafiz.